Good evening, everybody, and I am your biology teacher. Okay, myself Rajiv Ranjan Kumar, and today I'll teach you photosynthesis. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो लिटरली पहले लिटरल मीनिंग देख लेते हैं. लिटरली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड्स का बना हुआ है. वन फोटो. फोटो मीन्स क्या होगा? लाइट. फोटो मीन्स लाइट. और सेकेंड वर्ड क्या है? सिंथेसिस है. सिंथेसिस मीन्स टू मेक. मीन्स मेकिंग समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. मतलब किसी चीज का लाइट के प्रेजेंस में बनना. ठीक है ना? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिफाइन करने के लिए दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड. ठीक है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सिंथेसिस ऑफ, लिखेंगे क्या? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक. याद रखना ये ऑर्गेनिक वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ऑर्गेनिक फूड. और ऑर्गेनिक फूड ना लिख के ऑर्गेनिक मटेरियल लिख सकते हैं आप. ऑर्गेनिक मटेरियल भी लिख सकते हैं. ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम inorganic substances. By the help of क्लोरोफिल को मैं CHL लिख रहा हूं. ठीक है ना? क्लोरोफिल एंड लाइट. क्लोरोफिल और लाइट. ध्यान से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके बन गए. क्या? कि फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है. किससे बनता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है. ठीक है ना? दैट मीन्स एक पॉइंट मिला कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ फॉर्म. ठीक है? और किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से और लाइट के हेल्प से. ठीक है ना? अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, मतलब इक्वेशन क्या होगा. इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा? CO2. ठीक? CO2 को वाटर के साथ क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा. तो वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है. CO2 इनऑर्गेनिक और वाटर भी इनऑर्गेनिक. ठीक है? और इसको क्लोरोफिल CHL क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया जाएगा? फूड मतलब ग्लूकोज C6H12O6 बनाया जाएगा और बदले में ऑक्सीजन निकलेगा. देखो तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 6CO2 6H2O और यहाँ 6O2. ध्यान से देखो. कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं? यस है. वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं? बिल्कुल है इनऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक? दो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंबाइन किया गया क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बना? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन निकला. ठीक है? ग्लूकोज बना और क्या निकला? ऑक्सीजन आपको निकला यहाँ. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बन रहा है कि इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का, ठीक है, इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? तो बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? आप केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़े होंगे कि बाई प्रोडक्ट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट डिजायर्ड इनसाइड ए रिएक्शन. एक रिएक्शन में जिसका मतलब हमें डिजायर नहीं है, हमें मतलब कि एम हमारा नहीं है कि वो निकले, लेकिन फिर भी निकल रहा है, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट. ठीक है ना? तो ये हो गया क्या? ये मेन प्रोडक्ट हो गया. ग्लूकोज क्या होता है? मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है. इसको स्टार कर लीजिएगा. ये क्या है? बाई प्रोडक्ट. ये पूछा जाता है, कई बार पूछ भी चुका है कि ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है. अब ध्यान से
एक और चीज समझने लायक यहाँ पे है। क्या समझने लायक है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए अब देखो क्या होगा कि इस ग्लूकोज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, C6 और H2O होल 6, ठीक है, C6 और H2O होल 6 लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे, इस ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो आपको ये आएगा, माइंड में हिट करेगा ही करे, 6H2O तो पूरा का पूरा कंजर्व है यहाँ, 6H2O पूरा का पूरा कंजर्व है। इसका मतलब कि डेफिनेटली इस CO2 से ही ऑक्सीजन निकला है, ठीक। यदि ऐसा सोचेंगे तो गलत सोचेंगे। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वाटर। क्या होता है, वाटर होता है, नॉट CO2 नहीं होता। ये भी मार्केबल पॉइंट है, इसको भी माइंड में रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो यही कह रहा है कि H2O 6H2O कंजर्व रह गया और ये O2 डेफिनेटली ये 6O2 यहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। इसका मतलब कि दिस रिएक्शन इज नॉट ए परफेक्ट रिएक्शन, दिस इक्वेशन इज नॉट ए परफेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का परफेक्ट इक्वेशन क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का परफेक्ट इक्वेशन देखने के लिए, ठीक है ना, आगे चलते हैं, जिससे आपको लगे कि एकदम सोर्स जो है ऑक्सीजन का वाटर ही है। तो उसको कैसे करेंगे देख लीजिए। ये समझने वाली चीज है। क्या समझना भाई। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखा आपने, 6CO2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दीजिए 12H2O क्लोरोफिल एंड लाइट, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक पहले वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, ठीक है, और दो दे देगा किसी तरीके का, तो यही परफेक्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा कि यहाँ पे अब साफ तरीके से आपको नजर आ रहा है कि 12H2O में से, ये देख लो, 12H2O में से 6H2O कंजर्व रह गया आपका, तो 6 खर्च हुआ। 12H2O में से 6 बचा रह गया, क्योंकि यहाँ इधर भी H2O और इधर भी H2O। इसका मतलब क्या है कि यही वाला H2O तो यहाँ बचा हुआ होगा। तो कितना बचा हुआ है, 12 में से 6 बचा रह गया। तो बाकी 6H2O का क्या हुआ, बाकी 6H2O में से जो रेस्ट 6H2O आपको है, रेस्ट 6H2O में से क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो देख लो 12 हाइड्रोजन हो गया आपका और ये 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 12 हाइड्रोजन हो गया, ये 12 हाइड्रोजन है, ये 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। और 6 ऑक्सीजन कौन हो गया, 6 ऑक्सीजन आपका ये हो गया, ठीक ना, 6 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप बोले कि बाकी का 6 ऑक्सीजन कहाँ से आया सर, तो रिएक्शन क्रम बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि शॉर्टली आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टली ये देख रहे हैं कि ये जो 12H2O में से आपका जो यहाँ पे 6H2O आया, कंजर्व रह गया, तो 6H2O ही हमारा खर्च हुआ। तो 6H2O खर्च हुआ तो डेफिनेटली इसी 6H2O से हमारा ऑक्सीजन आया होगा, ठीक है। इसी 6H2O से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन आया होगा। यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है, क्लियर है। अब देखते हैं, ये आपका रिएक्शन है। अब एक एक करके देखा जाए कि ये
फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस को और क्या कह सकते हैं, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्या है? फोटोसिंथेसिस एन एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक। और किसने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ किया, यहां से भी आएगा एक क्वेश्चन, यहां से भी आता है कि हु डिड प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये किसने प्रूफ किया पहले कि ऑक्सीजन वाटर से आता है फोटोसिंथेसिस में? ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो 3 साइंटिस्ट थे, एक रूबेन, एक कैमन और एक हासिद, ठीक। इन्होंने प्रूव्ड किया, प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया? O2 comes from water ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को मैं फोटो लिख दिया, ठीक ना, आप लोग समझिए कि फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। कैसे? बाय टेकिंग, बाय यूजिंग O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप को लिया, ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में O18 आइसोटोप को लिया। O18 मतलब ऑक्सीजन का तो 16 होता है एटॉमिक मास, होता है ना, O18 लिया मतलब ये क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका मतलब आइसोटोप है तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसे देख लो, यहाँ पे क्या लिया आपने? 6CO2 ले लिया, ठीक है ना, 6CO2 और क्या लिया? 12H2O, 12H2O। तो 12H2O में क्या हुआ? O18 यहाँ पे रख लिया आपने, ठीक है, और क्लोरोफिल और क्या हो गया? लाइट हो गया, ठीक। तो ये जब हुआ तो इसमें देखेंगे कि आपको बना क्या? C6H12O6, ठीक है, और यहाँ 6O2 में 18 लेवलिंग था, ठीक है, प्लस 6H2O। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो O18 था, O18 कितना? 12O18 है, 12O18 है यहाँ, यही 12O18 यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ऑक्सीजन गैस जब निकलेगा तो अल्फा बीटा गामा रेज निकालेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा वो, तो आपको पता लग जाएगा, डिटेक्ट आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ऑक्सीजन इज रिलीजिंग फ्रॉम दिस वाटर, ठीक। तो एक चीज बोलोगे सर, ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो 12 है और 12 ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 ऑक्सीजन निकल गया हमारा, लेकिन फिर ये H2O कैसे कंजर्व आप करा रहे हो? आप तो पहले बोले कि 12H2O में से 6H2O कंजर्व रहता है, ठीक है, और 6H2O ही कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। एक्चुअली क्या है आपको बता रहे हैं, क्या इस 6H2O से आप यहाँ पे O18 लेवल किया हुआ देखा? नहीं देखा, हमने यहाँ पे O18 का लेवलिंग नहीं किया, तो नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली ये जो H2O है एग्जैक्टली यही H2O का बचा हुआ पार्ट नहीं है। मतलब फोटोसिंथेसिस का लंबा रिएक्शन होता है, तो लंबा रिएक्शन होता है तो बीच रास्ते में, ठीक है, क्या होता है? O प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिलहाल क्या होगा? शॉर्टली O18 का यहाँ पे यूज हो गया और बीच रास्ते में 6H2O प्रोड्यूस हो गया, तो इसलिए 6H2O लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन होलिस्टिकली देखें, यदि हम लेवलिंग नहीं करते तो हमें तो यही पता लगता कि अरे 12H2O में से 6H2O कंजर्व रह गया और बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, लेकिन उससे आपका क्या होता? कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि 12H2O में से 6H2O जाएगा तो 6H2O ही यहाँ पे आएगा ना, तो 6H2O में तो 6 ऑक्सीजन खाली रहेगा, तो 12 ऑक्सीजन कहाँ से आया? इसलिए लेवलिंग करके पूरा आपको बता दिया गया, क्लियर कट, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में 12 ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में ये 12H2O जो यूज हो रहा है, इसका 12O यहाँ पे आ गया, ठीक है, 12O यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे 6 × 2 12 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 12 ऑक्सीजन यहाँ है, और 12 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 12 ऑक्सीजन में से ये देख लो, ये जो हुआ 6 आपका क्या हो गया, 6 बिल्कुल नॉर्मल ऑक्सीजन है और बाकी 6 यहाँ भी नॉर्मल ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाटर में जो ऑक्सीजन गया है, इस वाटर का ऑक्सीजन एक्चुअली CO2 का जो ऑक्सीजन का पार्ट है वही वहां पे है, क्योंकि कार्बन CO2 में 6 × 2 12 क्या है, 12 ऑक्सीजन है। तो 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो इंटेलिजेंटली अभी तक के क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है कि एम्स में और जिपमर लेवल में यहाँ से क्वेश्चन रेज कर दे। क्या रेज कर दे, ये पूछ देगा आपको कि इन दिस 6H2O एंड इन दिस ग्लूकोज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इस ग्लूकोज में और इस वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो ये जो ऑक्सीजन हुआ और ये जो ऑक्सीजन हुआ ये फ्रॉम CO2 से आता है। कहाँ से आता है, फ्रॉम CO2 से। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक। अब इसको मैं मिटाता हूँ, क्लियर है। तो ऐसा हो जाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब समझते हैं ना, सिंथेटिकल प्रोसेस, मतलब कि बायोमास बढ़ाने वाले प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। जितने भी सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जैसे फैट का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, ठीक है, बनने वाले प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, प्रोटीन का बनना, ठीक ना। तो ठीक इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस होने से प्लांट का वेट बढ़ता है, ठीक ना। और इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का ब्रेकिंग होता है, ठीक ना, वो ब्रेक करता है। तो जब ब्रेक करेगा वो, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, तो ये बायोमास क्या होगा, उस प्लांट का या एनिमल का बायोमास क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए वो प्रोसेस कौन है, रेस्पिरेशन का, ठीक ना। रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, वो आपका बायोमास घटेगा। मतलब कि एक ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, और प्लस फूड भी खा रहा है, फूड भी ले रहा है ना, लंच ले रहा है, डिनर ब्रेकफास्ट ये सब लेता है। तो फूड लेने की वजह से उसका वेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन करने से वेट घट रहा है। अब दोनों में मान लो कि फूड लेने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका वेट बढ़ेगा। और रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, जैसे कि स्टार्विंग कंडीशन में, जब आप भूखे होते हैं या फास्टिंग पे रहते हैं, तो उस समय रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। अब फूड तो अंदर जा नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, वेट आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेट करेगा वैसे ही बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होगा तो वेट आपका घटेगा, मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो। और एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और डाइजेस्टिव प्रोसेस जितने भी हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ आपका, ठीक ना, क्योंकि उसमें सिंथेसाइज हो जाता है कोई भी चीज़ अंदर जाके, तो एनाबॉलिक प्रोसेस से बॉडी वेट बढ़ता है। तो इसको मैं मिटाता हूँ आगे चलेंगे, ठीक है। आगे हम ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस कितने फेज में कंप्लीट होते हैं। पहले तो यह है फोटोसिंथेसिस कितने फेज में कंप्लीट होते हैं, उसको ये देखा जाए। कितने फेज में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। तो फोटोसिंथेसिस के देखिए दो मेन फेजेस होते हैं। कितने, दो मेन फेजेस फोटोसिंथेसिस के होंगे। एक है क्या, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, और सेकंड क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक। लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, हिल आर्नन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिल आर्नन रिएक्शन। रिएक्शन को मैं यहाँ पे RXN लिख रहा हूँ, आप लोग RECTION लिखिएगा, ठीक है। RXN शॉर्ट फॉर्म होता है रिएक्शन का, हिल आर्नन रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, ठीक। केल्विन साइकिल इसको बोलेंगे, और ये डार्क रिएक्शन हो गया, केल्विन साइकिल हो गया, ठीक ना। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ठीक। तो इस तरीके से दो मेन फेज होते हैं। तो दो मेन फेज क्या है, हिल आर्नन रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन आता है कि हिल आर्नन रिएक्शन लाइट रिएक्शन है, तो हिल ने, इसने किसको दिया, किसने दिया था इसको, इस लाइट रिएक्शन किसने प्रपोज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हिल ने और फिर आर्नन ने। तो हिल ने क्या कहा और आर्नन ने क्या कहा,
हील का स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि हील का स्टेटमेंट क्या है। तो हील का स्टेटमेंट है कि ए रिड्यूसिंग, ये बोलते हैं हील बोलते हैं, पूरा नाम रॉबर्ट हील का है, ठीक है। ए रिड्यूसिंग मटेरियल इज synthesized during photosynthesis, ठीक है। एक रिड्यूसिंग मटेरियल सिंथेसाइज होता है, उस रिड्यूसिंग मटेरियल का क्या नाम है, दैट इज NADPH2, ठीक है। देखिए एक पॉइंट ये है, हु हैज क्लेम्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ए रिड्यूसिंग मटेरियल इज सिंथेसाइज, हील, आर्नन, ठीक है। और कुछ दिया रहेगा, दो साइंटिस्ट का और नाम दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, हील ने ये बोला, ठीक। और वो रिड्यूसिंग मटेरियल का क्या नाम है, NADPH2। अब NADPH2 में भी लोचा है, क्या है, NADPH2 करेक्ट क्या है, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट लिखा हुआ नहीं है ये। NADPH2 शॉर्टली देख लेंगे आप, लेकिन ये परफेक्टली लिखा हुआ नहीं है। NADPH2 को ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, NADPH.H+, ये देख लीजिए, ये इसका करेक्ट नोटिफिकेशन है और ये इनकरेक्ट नोटिफिकेशन होता है, शॉर्टली लिख दिया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको उठा देगा। अब ऐसे क्यों लिखते हैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना, तो इसको समझिएगा। इसका पूरा नाम क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन, ठीक ना। याद करने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन। मतलब मैं कहाँ लिखूँ, बड़ा लंबा नाम है, निकोटिनामाइड लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन, याद रखिएगा। ये रिड्यूसिंग मटेरियल बना, रिड्यूसिंग सब्सटेंस बना। और दूसरा आर्नन क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स, आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय में एनर्जी प्रोड्यूसिंग मटेरियल, तो उस मटेरियल का क्या नाम है एनर्जी प्रोड्यूसिंग का, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दो बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन ये है कि रिड्यूसिंग मटेरियल का बनना, ये जो रिड्यूसिंग मटेरियल बन रहा है NADPH2, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का क्या नाम है, और ATP के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग मटेरियल बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, फोटो रिडक्शन। तो उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको मिटाया, synthesis of reducing material, that means NADPH2 का सिंथेसिस कैसे होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, सिंथेसिस ऑफ NADPH2 इज नोन एज फोटो रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, फोटो रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, फोटो रिडक्शन। और दूसरा सिंथेसिस, तब फोटो रिडक्शन का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हिल ने, अभी आपको बताया। और नेक्स्ट क्या है,
सिंथेसिस ऑफ, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ किसका, एटीपी। एटीपी के सिंथेसिस क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ध्यान से, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक। आप तो जानते होंगे कि एटीपी का सिंथेसिस रेस्पिरेशन में भी होता है और इस एटीपी का सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा है, मतलब लाइट रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो वहां पे उसका नाम है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक। लेकिन लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस जब बनता है तो लाइट के हेल्प से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब कि फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का बनना, ठीक। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का बनना। कैसे बनता है भाई, एडीपी, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, 2 एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। और अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो एटीपेज एंजाइम काम करेगा यहाँ, और जब काम करेगा तो ये बन जाएगा क्या, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो गया। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप था तो अब क्या हो गया, 3 फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से, और जब यहाँ पे लाइट का यूज हो कैसा हो रहा है तब इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। लेकिन जब यही प्रोसेस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यदि जुड़े और सेम एंजाइम एटीपेज हो, ठीक, एटीपेज हो, लेकिन लाइट के जगह पे ऑक्सीजन आ जाए, O2 आ जाए, ठीक ना, तो O2 मेडिएट कर रहा है इस रिएक्शन को, तो अब इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, और बनेगा एटीपी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ध्यान से। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये किसमें बनेगा, ये रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में ये बनता है, और खास करके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा उसके थ्रू, ठीक है ना। तो इसको दोनों में डिफरेंस जो है उसको याद रखना है आपको, ठीक है ना, याद रखना है, माइंड में बैठा के भी रखना है। तो ये हुआ, ठीक। अब लाइट रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, ठीक है, एसिमिलेटरी पावर क्या है। जैसे कि आपका पावर क्या है, तो आपका पावर कुछ नहीं है, रुपया पैसा है। रुपया पैसा मिले ही तो घर में लॉक्ड है कोरोना की वजह से। तो आदमी का पावर क्या है, रुपया पैसा होता है, ठीक ना। 2-4 महीने ऐसे ही देश यदि बंद रहा तो क्या होगा, मनी आने बंद हो जाएंगे, मनी का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो हम लोग का पावर घट जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देख लीजिए। तो ठीक इसी तरीके से एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एसिमिलेटरी पावर, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, एसिमिलेटरी पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये NADPH2 देख रहे हैं ना, NADPH2 ये एसिमिलेटरी पावर है, और ATP, ये दोनों एसिमिलेटरी पावर होता है। एसिमिलेटरी पावर मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, जो भी लिविंग बींग्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक ना। और ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी मीडियम में हो रहा है, सॉल्वेंट में हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। डाइजेशन प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ मतलब कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी एसिमिलेशन कहलाएगा। तो इसमें मेन एसिमिलेटरी फेज क्या है फोटोसिंथेसिस में, C3 साइकिल। बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं, चेन सिस्टम में बनते हैं ना, नहीं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बताऊंगा, आगे बताना है।
तो इनफैक्ट क्या है, जो C3 साइकिल देख रहे हैं, केल्विन साइकिल देख रहे हैं, वो केल्विन साइकिल ही एसिमिलेटरी पाथवे है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एसिमिलेटरी पाथवे मतलब कि केल्विन साइकिल को ऑपरेट करने का पावर कहाँ से उसको मिलता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, तो पावर यही पावर सप्लायर है। ये नहीं रहेंगे तो सेकेंड फेज फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा, मतलब कि कार्बन एसिमिलेशन वाला फेज जो है, जिसको बोलते हैं C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन, वो फेज नहीं होगा। इसीलिए NADPH2 और ATP को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं, ठीक है, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ सकता है, कितने NADPH2 और कितने ATP की जरूरत होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ 18 ATP लगता है और 12 NADPH2 लगता है। कितना? 12 NADPH2। इसको याद रखना है। कैसे कैसे लगता है, जब केल्विन साइकिल आएगा तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन चूंकि अभी आ गया तो इसको लिख लीजिए। 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 ATP एंड 12 NADPH2 आर नीडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है कि पहले देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज। अब मैं हेडिंग डालता हूं लाइट रिएक्शन, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस का ए क्या है, लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। जाहिर सी बात है, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, लाइट रिएक्शन इज परफॉर्म सर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वेरी इजी आंसर, बिल्कुल वेरी इजी आंसर है। लाइट रिएक्शन तो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, पक्की बात है। बट व्हाट अबाउट डार्क रिएक्शन? यदि मैं डार्क रिएक्शन बोल दिया, लिख दिया स्टेटमेंट, डार्क रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन डार्क, और लाइट रिएक्शन is performed in presence of light। अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन तो आता है नहीं, लेकिन चलिए इससे भी नॉलेज बढ़ेगा आपका। बताइए ट्रू फॉल्स में पूछा आपसे तो बोल दोगे सर ये तो ट्रू बिल्कुल है सर, ये वाला तो ट्रू है, ठीक है। तो ठीक है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म इन लाइट, ट्रू। तो डार्क रिएक्शन परफॉर्म इन डार्क, ये भी ट्रू, और इसको ट्रू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डार्क रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अंधेरा में हो। डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकता है, अंधेरा यदि रहेगा तो अंधेरा में भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। डार्क रिएक्शन क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। वो अंधेरे में भी होगा और क्या होगा, लाइट में भी होगा। लेकिन ये लाइट रिएक्शन ओनली लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से ये करना है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन की बात, चूंकि जैसे जैसे हमारे दिमाग में आता चला जा रहा है वैसे मैं स्टेटमेंट लिखता चला जा रहा हूँ। डार्क रिएक्शन, इसको एकदम ऐसे ही वर्डिंग में क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। चलिए लाइट रिएक्शन की बात चल रही थी, तो हम अभी फिलहाल लाइट रिएक्शन के बारे में ही चर्चा, अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन का जो डिस्कशन कंटिन्यू रखना है, तो इसमें पहले ध्यान से लाइट रिएक्शन कैसे होता है और कहाँ परफॉर्म हुआ, ठीक। तो पहला तो ये ध्यान देना है, एक पॉइंट क्वेश्चन आता है, लाइट रिएक्शन इज परफॉर्म्ड
inside the membrane, ध्यान से एकदम, membranes of thylakoid, ठीक, thylakoids मतलब कि ग्रैना, ग्रैना एंड मेम्ब्रेन ऑफ क्या, एस्ट्रोमा लैमली, एस्ट्रोमा लैमली, ठीक है। मतलब हुआ कि अब देखिए मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकोइड मतलब कि ग्रैना में लिखा हूं और एस्ट्रोमा लैमली, ये सब कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये सभी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल श्योर पता होगा कि हाँ भाई क्लोरोप्लास्ट के सब पार्ट हैं, नहीं पता है तो सुन लीजिए, हमारे मुंह से ही सुन लीजिए। तो क्या है, ये है क्या, ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पता है ना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक समय में बैक्टीरिया थे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम में बैक्टीरिया थे, ठीक है। जैसे ही एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग होने लगा तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग आने लगा कि अब बचेंगे नहीं, ऐसे ही फ्री रहेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में एंट्री मार दिया इन्होंने, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जहां मारा उसको प्लांट में कन्वर्ट कर दिया और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में एंट्री मार लिया, ठीक है। तो इस तरीके से, क्यों, ऐसा प्रूफ कहां से मिलता है, ऐसा प्रूफ मिलता है कि बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम होता है, ठीक ना। और बैक्टीरिया क्लोरेमफेनिकोल एंटीबायोटिक डालेंगे उसमें तो उससे इफेक्टेड हो जाता है, ये भी क्लोरेमफेनिकोल से मर जाते हैं एंटीबायोटिक डालने से। इसका मतलब कि श्योरली बैक्टीरिया ही थे, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को ये शो करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये मैं बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो जानते होंगे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके अंदर में क्या होगा, ये इस तरीके का, ऐसे ऐसे इस तरीके का एक दूसरे पे रखा हुआ ये पॉकेट जैसा कुछ कॉलम मिलेंगे, ठीक ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, पॉकेट जैसा अरेंज, जैसे कॉइन को, सिक्का को एक दूसरे पे अरेंज करते हैं, ठीक। तो ये हुआ, फिर देख लीजिए ये पॉकेट जैसा अरेंजमेंट कुछ इसके ऊपर मिलेगा, ठीक ना, ये मिलेगा। तो एक एक यूनिट को, ये जो एक यूनिट है ये और ये एक एक पॉकेट जो है, इस एक एक पॉकेट को हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स बोलते हैं, थाइलेकोइड्स। एंड वन ग्रुप ऑफ, एवरी ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड कंस्टिट्यूट ए ग्रैनम, ठीक ना। ये क्या है, ये एक ग्रैनम हुआ। थाइलेकोइड के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। ग्रैनम सिंगुलर वर्ड होता है और ग्रैना क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, ग्रैना, ठीक ना। तो थाइलेकोइड का ये जो पार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। ग्रैनम, एक ग्रैनम, दो ग्रैनम, तीन ग्रैनम, चार ग्रैनम, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम होते हैं, ठीक है। तो ग्रैनम का प्लूरल ग्रैना होता है। तो ग्रैनम, अम मतलब सिंगुलर और आ मीन्स प्लूरल, ठीक, ठीक है ना। तो ग्रैनम, ग्रैनम का प्लूरल ग्रैना होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। ग्रैनम हो गया। अब देखिए ये जो ग्रैनम हुआ, ये जो ग्रैनम देख रहे हैं, ग्रैनम ग्रैनम से एक निकलेगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अगले थाइलेकोइड को जोड़ेगा, ठीक है। ये पूरा ग्रैनम था, ये ग्रैनम है पूरा पूरा ग्रुप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, फिर इससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला और अगले ग्रैनम को जोड़ देगा और दोनों कम्युनिकेटेड एक दूसरे से रहते हैं। फिर यहां से निकला और यहां से जोड़ देगा, इसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन में रहेगा, ठीक। मतलब कि यहाँ का लिक्विड कंटिन्यू करके जाएगा इसके लिक्विड में, फिर इसका लिक्विड कंटिन्यू करके आगे वाले, फिर इसका कंटिन्यू करके आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो दोनों है इनको बोलते हैं एस्ट्रोमा लैमली। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा लैमली। ध्यान से एकदम समझना है। तो अब क्या देखेंगे
कि ये जो थाइलेकोइड का जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन पे क्या होगा, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे पिगमेंट के मॉलिक्यूल होंगे कलर्ड। ये ऐसे ऐसे इस मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक ना, पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल होंगे इस मेम्ब्रेन के ऊपर। उसी पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स क्लोरोफिल्स आर फाउंड इनसाइड द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकोइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ एस्ट्रोमा लेमली। ये जो एस्ट्रोमा लेमली दिख रहा है, इस एस्ट्रोमा लेमली के मेम्ब्रेन के ही अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। एस्ट्रोमा लेमली के मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे क्लोरोफिल का पिगमेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होगा एस्ट्रोमा लेमली के अंदर। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में बना के दिखाता हूँ, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो इस ग्रैनम का पहले एक बार और बड़ा व्यू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का व्यू देख लो, ठीक ना, कैसा होता है। तो ग्रैनम का बड़ा व्यू देखोगे तो दिखाई पड़ेगा कि इनफैक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए नहीं है। ये क्या है कि ऐसा लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना है जो कि अंदर से इनफोल्डेड है, ऐसा ऐसा फोल्डिंग बनाया है, ऐसा फोल्डिंग बनाया है, ठीक है, ऐसा फोल्डिंग बनाया। वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आपको दिख रहा है कि ये पिलर कॉलम लाइक है, सिक्के के कॉलम जैसे हैं, लेकिन ये और इनलार्ज माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। और जहाँ पे एस्ट्रोमा लेमली कम्युनिकेट करता है वहाँ पे खाली रहेगा, एस्ट्रोमा लेमली के लिए ऐसा जगह प्रोवाइड कर देता है, ये एस्ट्रोमा लेमली है, ठीक है। थाइलेकोइड 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 थाइलेकोइड, तो पूरा का पूरा थाइलेकोइड मिल के क्या बन गया, ग्रैनम बना, ये ग्रैनम बन गया, ठीक है। अब ग्रैनम बनने के बाद में ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, तो थाइलेकोइड अलग अलग यूनिट तो नहीं मिल रहा है, वो तो एक ही मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, वो फोल्ड किया हुआ है जो कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं, शुरू के साइंटिस्टों ने बोल दिया कि भाई ये थाइलेकोइड का ग्रुप होता है, तो अभी भी बोलते हैं ग्रैनम इज द ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, लेकिन रियल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, रियल स्ट्रक्चर ये है। ये एस्ट्रोमा लेमली कम्युनिकेट कर रहा है, और ये क्या है, थाइलेकोइड का अंदर का लोक्यूल है, अंदर का जगह है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वाटरी सॉल्यूशन भरा हुआ है, आइए मेम्ब्रेन है, ठीक। इसी मेम्ब्रेन पे अब देख लो, इस मेम्ब्रेन का भी इनलार्ज व्यू दिखाता हूं मैं, इस मेम्ब्रेन का भी, इस मेम्ब्रेन को भी इनलार्ज करके देखोगे। अब यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो इस मेम्ब्रेन को देख लो, ये मेम्ब्रेन हुआ, ये थाइलेकोइड का एक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। इधर से एस्ट्रोमा लेमली आया, ठीक है ना। एक फोल्डिंग को मैं दिखा रहा हूं, तो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल ओनली नहीं होते, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल बिल्कुल अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में, जैसे एक सेंटर में अरेंज रहेगा और चारों तरफ क्या रहेगा, इसको घेरे रहेंगे, चारों तरफ इसको क्या रहेगा, घेरा हुआ रहेगा, चारों तरफ ऐसे घेरा बना के रहेगा, और कुछ सेंटर में, एक सेंटर में है और बाकी चारों तरफ से इसको मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, देखिए इसको घेरे हुए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वही बात, एक यहाँ पे रहेगा और चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे, और ये जो एस्ट्रोमा लेमली है, एस्ट्रोमा लेमली पर भी एक मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा और चारों तरफ से इसको क्या रहेंगे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल घेरे रहेंगे, ठीक है, ऐसा रहता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक बीच में और चारों तरफ से मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, चारों तरफ से मॉलिक्यूल क्या घेरे हुए हैं, ठीक। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऐसे ग्रुप में मिलता है। तो इस तरीके के ग्रुप को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो देख लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम, ठीक, और ये भी फोटो सिस्टम है, ठीक, और ये भी फोटो सिस्टम है। अब देख लो, फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, क्लोरोफिल के अरेंजमेंट के हिसाब से फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1, PS1,
फोटो सिस्टम बोलो या पिगमेंट सिस्टम बोलो, फोटो सिस्टम बोलो या पिगमेंट सिस्टम, दोनों बात बराबर है। और एक हुआ फोटो सिस्टम 2 और एक क्या हुआ फोटो सिस्टम 2 PS2। अब देखो कि सर आपने तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे फोटो सिस्टम 1 बनाया और कुछ पर्टिकुलर जगह फोटो सिस्टम 2 बनाया। यस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन दो तरीके के, कितने तरीके के थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन? दो तरह के। एक एक्सपोज्ड पार्ट हो गया, एक्सपोज्ड पार्ट को बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, जो दबा हुआ नहीं हो, जो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, ठीक ना। तो इस एक्सपोज्ड पार्ट में क्या होगा, जहां जहां एक्सपोज्ड होगा, ठीक है, सैंडविच ना हो, किसी से दबा हुआ ना हो, ठीक, तो वहां पे फोटो सिस्टम 1 मिलता है। क्या मिलता है? फोटो सिस्टम 1। और जो एप्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड पार्ट मतलब देखो ये अंदर में क्या हो गया, धस गया, ये अंदर में धस गया, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 मिलेगा, यहाँ भी फोटो सिस्टम 2 मिलेगा। लेकिन ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। ये भी नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, मतलब कि स्ट्रोमा लैमेली, जो स्ट्रोमा लैमेली था, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 मिलेगा आपको, ठीक। स्ट्रोमा लैमेली पे फोटो सिस्टम क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 1 होते हैं, ठीक ना। यहाँ भी क्या होगा, फोटो सिस्टम क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एप्रेस्ड पार्ट अंदर वाला जो अंदर गया है ऐसे, इसको बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट, फोटो सिस्टम 2 मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए आप लोग। तो आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूरा समझ रहे हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो खाली जगह बचा, खाली जगह में बिल्कुल वाटरी सॉल्यूशन भरा रहता है, ठीक। इस वाटरी एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। इसी एस्ट्रोमा में क्या रहेगा, इसी एस्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन होता है, ठीक ना। ये जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट में लाइट रिएक्शन, तो एस्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। पूछा जाता है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए, एस्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। एस्ट्रोमा क्या है? डार्क रिएक्शन का साइट होता है, डार्क रिएक्शन यहीं पे होता है एस्ट्रोमा में। और ये मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा, जैसे कि ग्रैनम और एस्ट्रोमा लैमेली और थाइलेक्वाइड जो बोल रहे हैं, इसमें क्या है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब मैं उस टर्म को लिखवा दे रहा हूं आपको। क्या है? तो पिगमेंट सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 1 दोनों बात बराबर है। इट इज फाउंड इन नॉन एप्रेस्ड, ठीक है, नॉन अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रैना, ठीक। ग्रैना मतलब थाइलेक्वाइड, क्योंकि थाइलेक्वाइड छोटा सा पार्ट है, ग्रैना उसका पूरा बल्क हो गया, ठीक है। तो दोनों में दोनों आप यूज कर सकते हैं, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रैना, ठीक, और थाइलेक्वाइड भी बोल सकते हैं। नॉन एप्रेस्ड पार्ट मतलब एक्सपोज्ड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड पार्ट, जो किसी के बीच में ना हो, बिल्कुल खुला खुला, एक्सपोज्ड पार्ट, ठीक है। तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट क्या हो गया? नॉन एप्रेस्ड पार्ट जो हो जाता है वो कहाँ कहाँ रहता है? एक तो रहता है ऑन थाइलेक्वाइड, ठीक है, थाइलेक्वाइड इन, थाइलेक्वाइड का जो होता है कौन सा, वो कर्व्ड पोर्शन, जो एक्सपोज पोर्शन होता है उसको बोल सकते हैं, ठीक ना। ये थाइलेक्वाइड एंड एस्ट्रोमा लैमेली, एस्ट्रोमा लैमेली पे ये मिलता है। अब फोटो सिस्टम 2 कहाँ मिलेगा? फोटो सिस्टम 2 जो होता है ये मिलता है इन एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेक्वाइड और ग्रैना बोल सकते हैं, ग्रैना, ठीक। इसमें स्ट्रोमा लैमेली इन्वॉल्व नहीं है, ओनली थाइलेक्वाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ओनली थाइलेक्वाइड आता है, ओनली थाइलेक्वाइड। मतलब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फोटो सिस्टम 2 स्ट्रोमा लैमेली पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ऐसा लिखना है, ठीक ना। इट इज नॉट फाउंड ऑन स्ट्रोमा लैमेली। चलिए, लाइट रिएक्शन। अब जरा फोटो सिस्टम
आखिर होता क्या है, कैसे होते हैं। आपको तो पता है कि पिगमेंट जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट को पिगमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो अब उसके अंदर जाना है कि कैसा अरेंजमेंट है, जरा देखते हैं, ठीक है। तो अंदर में जाएंगे तो फोटो सिस्टम का बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चन रेज करता है। फोटो सिस्टम कैसा बना होता है? फोटो सिस्टम बना होगा, एक इसमें रिएक्शन सेंटर होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर में दो क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है, इसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और रिएक्शन सेंटर चारों तरफ से घिरा हुआ है फर्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से। ये पहले लेयर ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, मतलब एक लेयर आपको मिलेगा जो कि नेक्स्ट लेयर से क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेगा, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट लेयर जो होगा कुछ सेपरेट होते हुए नेक्स्ट लेयर बनाएगा, ये नेक्स्ट लेयर कुछ सेपरेट होते हुए बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक बीच का है, एक पहला लेयर है, एक सेकंड लेयर बन रहा है, मतलब दूसरा लेयर बन रहा है। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये काफ़ी लास्ट वाला लेयर काफ़ी थिक होता है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान से अब देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा है रिएक्शन सेंटर। ये मैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम बनाया हूँ, ये हो गया रिएक्शन सेंटर आरसी। आरसी मीन्स रिएक्शन सेंटर, ठीक है। आरसी, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है पूछ दे। इट इज कंपोज्ड ऑफ डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए। किसका? ये पूछा जा चुका है कि ये किसका बना होता है, तो क्लोरोफिल ए का बना होता है। लेकिन क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए डाइमर बोलते हैं। डाइमर वर्ड नहीं पूछा गया, तो डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये इतना घुस के अंदर जाने के पीछे पढ़ाने का मकसद ये है कि अब आपका नीट के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया है एम्स को भी, ठीक है ना। तो एम्स जिप्मर सब इंक्लूड कर दिए गए हैं उसमें, तो इसलिए थोड़ा डीप में जाकर बताना पड़ रहा है, या तो खाली क्लोरोफिल ए में लिख देता, ठीक है। डाइमर ऑफ क्लोरोफिल। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो फर्स्ट लेयर मिला, ये जो है इसको बोलते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? कोर मॉलिक्यूल्स। कोर मॉलिक्यूल्स में ओनली क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए होगा। और कोर के बाद ये एंटीना मॉलिक्यूल है। क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा, इसमें क्लोरोफिल ए भी आता है और इसमें क्लोरोफिल बी भी आता है, ठीक है। और इसमें कैरोटिनॉइड्स भी आते हैं। क्या आते हैं? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, CAROTENOIDS, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने का मन कर रहा है। क्या भाई, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? अब बोलो, गाजर में क्या मिलता है? सर विटामिन ए सर, विटामिन ए सर। नो, कैरेट इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। क्या बात करते हो सर? आंखों की बीमारी तो डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करता है कि कैरेट खाओ, गाजर खाओ, आप बोल रहे कि नहीं, उससे विटामिन नहीं मिलेगा। अरे भाई, इसमें विटामिन ए है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा आपको? तो क्या डॉक्टर झूठा बोलता है? नहीं, डॉक्टर भी झूठा नहीं बोलता, वो भी खाने को बोलता है, ठीक बोलता है। क्यों? बिकॉज कैरेट कंटेंस a pigment that is known as carotenoids, and carotenoids gets converted into vitamin A inside our liver। मतलब कि कैरोटिनॉइड जो है ये कैरेट में तो मिलेगा, लेकिन इस कैरोटिनॉइड का जो है कन्वर्जन वो विटामिन ए में होता है, विटामिन ए के फॉर्म में इनसाइड आवर लिवर, मतलब हमारे लिवर के अंदर में। हमारा लिवर उस कैरोटिनॉइड को कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। तो यहाँ से भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि डायरेक्ट सोर्स विटामिन ए का नहीं होता है, इसका कन्वर्जन विटामिन ए के फॉर्म में होता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है आपको पता है? रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल, याद रखिएगा। तो कैरोटिनॉइड जो होता है कैरेट में,
मतलब कि डिफरेंट टाइप का पिगमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक। तो इस तरीके का क्या मिलेगा, एंटीना मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि रिएक्शन सेंटर डाइमर ऑफ क्लोरोफिल है, कोर मॉलिक्यूल ओनली क्लोरोफिल है मिलता है कोर मॉलिक्यूल में, और एंटीना मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और कैरोटीनॉइड भी मिलेगा, ठीक। कैरोटीनॉइड का काम क्या है आखिर, कैरोटीनॉइड का काम है कि शॉर्ट वेवलेंथ को, शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, आप जानते हैं, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, होता है ना। एनर्जी जो होता है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इफ लैम्डा इज मोर वेवलेंथ इज मोर मीन्स एनर्जी इज लेस, इफ वेवलेंथ इज लेस देन एनर्जी विल बी मोर। तो शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट को, ठीक है ना, शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट इस पूरे फोटो सिस्टम पे और प्लांट के लीफ पे ना पड़े, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कैरोटीनॉइड करता है, ठीक। कैरोटीनॉइड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका काम है, तो कैरोटीनॉइड का वर्क क्या लिखेंगे, ये एब्जॉर्ब्स शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के शॉर्ट वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ सकता था, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट का लीफ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ता है। तो लीफ के ऊपर लाइट का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ऐसे पड़ता है कि वो लीफ फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब कि डिजेनरेट कर गया, वो अब कोई काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स द लीफ फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। कौन, कैरोटीनॉइड। तो आप लिख सकते हैं कि ये कैरोटीनॉइड जो होता है प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से, प्रिवेंट द लिप्स को कैसे बनाता है, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, उसको बचाएगा, ठीक है। तो ये कैरोटीनॉइड का क्या होता है, काम होता है। तो ये आप देख लिए, फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम ऐसे बने होते हैं, ठीक ना। तो फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम जब ऐसे बने होंगे, अब इसी में क्या है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये आपका पीएस है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम है, ठीक ना। तो अब ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। अब इसमें एक चीज बताना है, एक चीज बता रहा है कि एक और पॉइंट इसे पूछा जा सकता है कि लाइट, तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना काम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, और जितने भी पिगमेंट सिस्टम है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सनलाइट है, सन से लाइट जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसे एब्जॉर्ब करता है, ये इसको एनर्जी दे दिया, ये इसको एनर्जी दे दिया, ये इसको एनर्जी दे दिया, और फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक। ये भी हो सकता है कि ये इसको एनर्जी दे दे, ये इसको एनर्जी दे दे, ये इसको एनर्जी दे, फिर इसको एनर्जी दे। तो ऐसे ऐसे करके फाइनली क्या होता है, बिल्कुल कंसंट्रेट होता चला जाता है एनर्जी, ठीक। एनर्जी क्या होता चला जाता है, कंसंट्रेट होता चला जाता है। अब बताइए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसमिशन होने से, ठीक ना, एनर्जी जो वेवलेंथ जो ट्रांसमिट हो रहा है फाइनली यहाँ पे, तो हर एक स्टेप में वेवलेंथ घटता है कि बढ़ता है। ये वेवलेंथ, यहाँ जो वेवलेंथ आया, फिर इधर जो वेवलेंथ में कन्वर्जन होगा, वो वेवलेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक। तो आप जानते हैं कि हर एक स्टेप पे एनर्जी ट्रांसमिशन क्या होता है, हर एक स्टेप पे एनर्जी ट्रांसमिशन जो होता है वो कुछ एनर्जी को लैप्स होते हुए होता है। आप जानते हैं ना कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, तो हर स्टेप पे एनर्जी लॉस होकर चला जा रहा है, मतलब कि वो एनर्जी डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो एनर्जी डिक्रीज होता चला जाएगा, तो डिक्रीज द एनर्जी, इंक्रीज द वेवलेंथ। देखिए इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे 650 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया गया था, 650 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते
ये या तो P700 हो जाएगा और नहीं तो P680 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 700 नैनोमीटर हो जाएगा, नहीं तो 680 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक ना। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस है और लाइट रिएक्शन में क्या क्या चेंज आता है और रिएक्शन कैसे होता है बताया जाएगा। थैंक्स फॉर दिस।